भारत के नए हथियार का चैप्टर। देश के दुश्मन को भस्म करने के लिए पीएम मोदी ले आए हैं अग्निवेग। युद्ध के मैदान में भारत की बढ़ती ड्रोन शक्ति 450 की रफ्तार से दुश्मन की 100% आहुति कैसे होगी। आज इंडियन आर्मी का जोश बहुत हाई है क्योंकि आज उनको एक नया ड्रोन हथियार मिल गया है। आप इस इंडियन आर्मी का नया धुरंधर भी इसे कह सकते हैं जो ड्रोन आप देख रहे हैं। इसका नाम है पीस कीपर अग्निवेग, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए आग बरसाने वाला हथियार। अग्निवेग ड्रोन एक कामिकाजे ड्रोन है जो अपने टारगेट पर सटीक हमला करते ही खुद भी नष्ट हो जाता है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि यह लॉन्च होने के बाद अपने दुश्मन को ढूंढकर खत्म कर देता है। इस ड्रोन में लगे कैमरे और सेंसर से अपने टारगेट तक ये पहुंचता है और एक बार पहचान करने के बाद विस्फोट कर खुद को भी नष्ट कर देता है और अपने दुश्मन को भी उड़ा देता है। अपने शिकार को यह ढूंढ कर मारने में काबिल माना जाता है और इसीलिए इस ड्रोन के आने के बाद भारतीय सेना में खुशी की लहर है। दुश्मन के सैन्य ठिकाने, टैंक, रडार और तोप जैसे हथियारों पर अटैक करके कबाड़ बना देता है उसे। सबसे शानदार बात तो यह है कि भारत की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी ने मात्र 6 महीने के अंदर इन ड्रोन्स को तैयार करके इंडियन आर्मी को सौंप दिया है। बॉस, भारत पिछले कई सालों से स्वदेशी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें आज ऐतिहासिक दिन है। आगे बढ़ने से पहले आपको भारत के नए ड्रोन हथियार के बारे में बताता हूं। आज स्वदेशी रक्षा कंपनी SMPP ने सेना को 106 टर्बोजेट इंजन से चलने वाले कामिकाजे अग्निवेग ड्रोन सौंप दिए और यह ड्रोन 180 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि ड्रोन पर दुश्मन के जैमिंग और स्पूफिंग का असर नहीं होगा, यानी कि इस ड्रोन को भटकाया नहीं जा सकता। एक बार टारगेट तय होने से यह ड्रोन बिना किसी इंसानी दखल के मिशन पूरा करके लौटता है। अग्निवेग में 75% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें बेलारूस की एक कंपनी से भी मदद ली गई है। भारत ने अपनी ड्रोन शक्ति लगातार बढ़ाई है। इसके पीछे 2 मकसद हैं। पहला, दुश्मन पर सटीक हमला और दूसरा, डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर भारत ने कुछ समय पहले नागास्त्र ड्रोन तैयार किया था। यह देश का पहला इंडिजीनियस सुसाइड ड्रोन है, यानी कि यह देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। आमतौर पर ड्रोन से मिसाइल जैसे हथियार लॉन्च किए जाते हैं, यानी वो ड्रोन फाइटर प्लेन की तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें पायलट नहीं होते। लेकिन यह नागास्त्र ड्रोन उड़ान भरने के बाद टारगेट पर अटैक करके खत्म हो जाता है। इस तकनीक के बारे में आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इसकी खूबियां समझ लीजिए। नागास्त्र के दोनों वेरिएंट हैं और जो 30 से 60 मिनट तक उड़ान भर सकते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर से 40 किलोमीटर है। यह अपने साथ 2 किलो से 10 किलो तक वॉरहेड यानी कि गोला बारूद लेकर उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन को साइलेंट मोड पर 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे दुश्मन की पकड़ में बड़ी मुश्किल से आएगी। यानी कि अब जब तक दुश्मन को इसका पता चलेगा तब तक तो ये अपना काम कर चुका होगा ना बॉस। ये ड्रोन उड़ान भरने के बाद दुश्मन के टैंक, बंकर, बख्तरबंद वाहन, हथियार डिपो या सैनिकों पर अटैक कर सकता है। इसका वजन जो है वो 6 से 10 किलो है। ये एक मैन पोर्टेबल ड्रोन है, यानी इसे 2 सैनिक आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। इस ड्रोन को ट्राइपॉड या फिर हाथों से भी उड़ाया जा सकता है। इसके विस्फोट से 20 मीटर का इलाका खत्म हो सकता है और इसमें रियल टाइम वीडियो बनाया जा सकता है, यानी कि यह सर्विलांस और हमला दोनों में बहुत ही सक्षम है। स्वदेशी तकनीक से तैयार नागास्त्र ड्रोन से दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि यह विदेशों से खरीदे जाने वाले ड्रोन से करीब 40% सस्ता पड़ता है। भारत ने पिछले कुछ समय में इस तरह के ड्रोन इजराइल और पोलैंड को इंपोर्ट भी किए हैं, वहां से मंगवाए हैं और उनके 2 ड्रोन की कीमत में भारत ऐसे 5 ड्रोन तैयार कर लेगा। अब इसका सुसाइड फीचर भी आप समझ लीजिए। नागास्त्र ड्रोन एक लॉइटरिंग म्यूनिशन तकनीक से तैयार ड्रोन है, जिसे आत्मघाती ड्रोन या फिर कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। यह एक एरियल वेपन सिस्टम है जो हवा में टारगेट के आसपास घूमते हैं और अटैक करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा इस ड्रोन में पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म सिस्टम लगा हुआ है। इस दौरान पैराशूट के जरिए इसकी सॉफ्ट लैंडिंग भी कराई जा सकती है। इन ड्रोन्स को नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड यूनिट ने बनाया है, तैयार किया है। भारतीय सेना ने 930 नागास्त्र ड्रोन ऑर्डर किया था, इसमें से 480 ड्रोन की डिलीवरी कर दी गई। इसकी टेस्टिंग चीन की सीमा के पास लद्दाख की नुब्रा घाटी में किया गया। आज की तारीख में भारत के पास ऐसे ड्रोन है ना बॉस, जिन्हें दुनिया के कई देश चाहते हैं कि खरीद लें। नागास्त्र की तरह एक और ड्रोन है
जिसे भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी चल रही है। इस ड्रोन का नाम है आर्चर NG। ये नागास ड्रोन की तुलना में ज्यादा बड़ा और लंबी रेंज में हमला करने वाला एडवांस ड्रोन है। इस ड्रोन के लिए कहा जा रहा है कि इसके आने के बाद अमेरिका का डिफेंस ड्रोन मार्केट हिल सकता है और इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन इस समय अपडेट यह है कि इसे भारत का DRDO स्वदेशी तकनीक से तैयार कर चुका है और एक अगली पीढ़ी का स्वदेशी मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस वाला UAV ड्रोन है और फिलहाल इसके वेपनाइजेशन ट्रायल्स की तैयारी चल रही है। इसमें ड्रोन से हमला करने वाले अलग अलग हथियारों का ट्रायल किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको आर्चर NG के फीचर्स बता देता हूं। आर्चर NG ड्रोन एक सर्विलांस यानी कि निगरानी करने के साथ अटैकिंग ड्रोन है। इसका वजन 1800 किलोग्राम है जो लगभग 400 किलोग्राम के हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसके शक्तिशाली इंजन की वजह से 30,000 फीट की ऊंचाई पर 24 से 28 घंटे यह उड़ान भर सकता है। इसके अलावा आर्चर NG अपने ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता से सक्षम है और इसे इस तरीके से तैयार किया गया है। इसके बड़े विंग स्पैन की वजह से यह ड्रोन लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है बॉस। इसका एक और शानदार फीचर यह है कि यह ड्रोन दिन और रात दोनों समय में ऑपरेट किया जा सकता है। इंडियन नेवी इस ड्रोन को अंडमान और निकोबार के समुद्री इलाकों में निगरानी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है ताकि चीन से आने वाले जहाज और समुद्री लुटेरों पर नजर रखी जा सके। भारत तो डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा एक्सपोर्टर बनना चाह रहा है। पिछले 10 सालों में PM मोदी डिफेंस एक्सपोर्ट 20 गुना बढ़ा चुके हैं। 2014-15 में 1941 करोड़ रुपए, जो 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 25-26 में 38,424 करोड़ रुपए। 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का एक प्रस्ताव और अनुमान रखा गया है। भारत करीब 100 देशों में डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। आज की तारीख में भारत में डिफेंस प्रोडक्शन इस लेवल पर पहुंच गया है बॉस कि हम लड़ाकू विमान से लेकर मिसाइल, रडार सिस्टम, सबमरीन एयरक्राफ्ट सब कुछ बना रहे हैं और बेच भी रहे हैं। चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। कांग्रेस पहले चुनाव आयोग गई। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे को कानूनी चश्मे से देखना शुरू ही किया था कि कांग्रेस से और इंतजार बर्दाश्त नहीं हुआ और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई बॉस। चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई इंटरफेयर क्यों नहीं किया ये आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट से भी कांग्रेस को मुंह लटकाए खाली हाथ वापस लौटना पड़ गया। कांग्रेस बड़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कांग्रेस को लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला पलट देगा और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो बीजेपी प्रत्याशी महेश खेवट की ओर से मुकुल रोहतगी और चुनाव आयोग की तरफ से वकील VS नायडू खड़े। इनके बीच सुनवाई के दौरान क्या बहस हुई और कोर्ट ने क्या कहा, डिटेल में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक निजी शिकायत है जिसमें संज्ञान नहीं लिया गया है। RP एक्ट का कानून कहता है कि कम से कम आरोप तय होने चाहिए। सिंघवी ने कहा कि कानून साफ है, जब तक आरोप तय न हो तब तक नामांकन पत्र में घोषणा करना जरूरी नहीं। इस मामले में कोई आरोप तय नहीं हुआ है तो इसकी जानकारी उन्हें क्यों देनी चाहिए। सिंघवी ने दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कानून के खिलाफ जाकर फैसला लिया है। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि इस मामले में सिर्फ आरओ का फैसला ही नहीं पलटना चाहिए बल्कि उसे पद से भी हटा देना चाहिए। कांग्रेस के वकील ने चुनाव आयोग की चुप्पी को हैरान करने वाला बताया और कहा कि कल राज्यसभा का कोई चुनाव नहीं हुआ बल्कि एक तरफा नतीजे घोषित कर दिए। सिंघवी की इतनी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा बॉस। कोर्ट ने कहा कि हमें कोई ऐसा जजमेंट दिखा दीजिए जिसमें हमने आरओ द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद नॉमिनेशन स्वीकार करके मामले में दखल दिया और पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव इलेक्शन में नॉमिनेशन के बाद हमने आरओ के ऑर्डर को खारिज कर दिया। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने बीजेपी उम्मीदवार का पक्ष रखते हुए कहा कि चुनावी याचिका लगाना मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति बसु जजमेंट में साफ किया था। रोहतगी ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद अब कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अब मीनाक्षी नटराजन को चुनाव याचिका दाखिल करनी होगी। वहीं चुनाव आयोग के वकील VS नायडू ने भी अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी नटराजन चुनाव आयोग गई थी लेकिन आयोग ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आरओ ने RP एक्ट के मुताबिक ही बीजेपी उम्मीदवार को विजेता घोषित किया है।
2018 के संशोधन के बाद से यह साफ है कि हर तरह के पेंडिंग केसेस बताना जरूरी है, चाहे संज्ञान हुआ या नहीं। उस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने टोका और कहा कि मैं यहां सामान्य कानून की बात नहीं कर रहा, मैं अपवादों की बात कर रहा। मीनाक्षी का नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज किया गया। अहमद पटेल के मामले में आरओ के फैसले को पलटा गया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, अब वो भी सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि पहले हम यह तय करेंगे कि याचिका मेंटेनेबल है या नहीं है। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल कर सकती है। कोर्ट ने बताया कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप संबंधी सीमाएं निर्धारित। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाने और परिणाम घोषित होने के बाद न्यायिक दखल का दायरा बेहद सीमित हो जाता है। 2 जजों की बेंच ने कहा कि अगर हम ऐसे तर्क स्वीकार कर लें तो कुछ मामलों में अनुच्छेद 32/226 के तहत हस्तक्षेप करेंगे और कुछ मामलों में चुनाव याचिका की ओर भेज देंगे। इससे अनुच्छेद 329 के तहत कोई सिद्धांत पढ़ा जाएगा जो संविधान में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे किसी भी व्याख्या को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। मतलब कांग्रेस अनुच्छेद 329 को हथियार बनाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने कहा कि भाई ये हथियार यहां काम नहीं आने वाला है, आप हाई कोर्ट जाइए और इलेक्शन पिटीशन वहां पर आप दाखिल कीजिए। अब कांग्रेस को चुनाव के नतीजे घोषित होने के 45 दिन के भीतर हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी है। इस याचिका में अब हाईकोर्ट में नामांकन रद्द करने की मेरिट पर बहस हो सकती है, यानी कि नामांकन रद्द करने का आधार सही है या गलत है, इस पर बहस हो सकती है। मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन में जो जानकारी छिपाई वो उन्हें छिपाना चाहिए था या नहीं, इसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।